नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक बार चैनल में। दोस्तों, इस बार मैं आप लोगों के लिए अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान का क्विज लेकर के आया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, दूसरा है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, तीसरा है आनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, चौथा है नियत प्रत्ययी प्रणाली। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों, और सही जवाब है इसका न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है? ऑप्शन आपके सामने हैं। वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से, दूसरा है सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि से, तीसरा है मुद्रा पूर्ति में कमी से, और चौथा है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। जवाब देखते हैं इसका, और सही जवाब है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारे सामने आ गया है। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अनुपातिक रिजर्व पद्धति, नियत रिजर्व पद्धति, तीसरा है न्यूनतम रिजर्व पद्धति, और चौथा है परिवर्ती रिजर्व पद्धति। सही जवाब न्यूनतम रिजर्व पद्धति। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आधार संरचना, दूसरा है उद्योग, तीसरा है कृषि, और चौथा है सेवाएं। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब मिल गया है, और सही जवाब है कृषि, तीसरा। आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, और चौथा है मिजोरम। सही जवाब मिल गया है, और वह है जम्मू और कश्मीर। आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी, दूसरा है मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी, तीसरा है मुद्रा के बाहरी और आंतरिक दोनों में ही मूल्य में कमी, और चौथा है दोस्तों किसी मूल्य के करेंसी नोट का सरकार द्वारा वापस ले लेना। चलिए इसका फटाफट जवाब देखते हैं, और सही जवाब है इसका मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी का होना। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के कौन से यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रत्युत्तर की दृष्टि से। ऑप्शंस आपके सामने हैं। यूरो डॉलर, पेट्रो डॉलर, जीडीआर, और चौथा है एसडीआर। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, और सही जवाब है पेट्रो डॉलर। आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ऑप्शंस खरीदने की इच्छा, खरीदने की शक्ति, कर नीति, या विज्ञापन। जवाब देखते हैं इसका, और सही जवाब है खरीदने की शक्ति। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है। किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारिक संरचना के घटकों में क्या आते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। शिक्षा, उद्योग और कृषि, दूसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक, तीसरा है यातायात, स्वास्थ्य और बैंक, और चौथा है उद्योग, व्यापार और यातायात। सही जवाब देखते हैं, और सही जवाब है इसका शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न, कोई फर्म 1000 रुपए मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है, इसका क्या प्रभाव होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 1000 रुपए की वृद्धि होगी, सकल घरेलू उत्पाद में 1000 रुपए की वृद्धि होगी, सकल आय में 1000 रुपए की वृद्धि होगी, या फिर चौथा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जवाब हमें मिल गया है इसका, और वह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न हमारे सामने है। अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, सामाजिक उपरिलागत पूंजी, या चौथा है कार्यशील पूंजी। सही जवाब देखते हैं, और सही जवाब है इसका भौतिक पूंजी। आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से वह विषय कौन सा है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है? आपके सामने है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वस्तुनिष्ठ मानदंड सहित प्रत्यक्ष क्रेडिट, तीसरा है मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना और चौथा है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं और सही जवाब मिल गया है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न, भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए अपनी नकदी का कुछ अंश खर्च करें। इसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सावधिक नकदी उत्पाद अनुपात, दूसरा है नकदी रिजर्व अनुपात, तीसरा है न्यूनतम रिजर्व अनुपात और चौथा है परिवर्ती रिजर्व अनुपात। इसका फटाफट जवाब देख लेते हैं और सही जवाब है सावधिक नकदी उत्पाद। आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उन करों या शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला, कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, दूसरा है निगम कर, तीसरा है आयकर पर अधिभार और चौथा है पूंजीगत अभिलाभ कर। और सही जवाब इसका मिल गया है, वह है आयकर पर अधिभार। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। व्यावसायिक समस्याओं में इष्टतम समाधान खोजने के लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना एक अंतःशास्त्रीय गतिविधि है। इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। व्यवसाय अनुसंधान, तीसरा है प्रबंध अनुसंधान, तीसरा है प्रचालन अनुसंधान और चौथा है वाणिज्यिक अनुसंधान। जवाब देखते हैं इसका और सही जवाब मिल गया है प्रचालन अनुसंधान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने 16वें प्रश्न की तरफ और 16वां प्रश्न है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से क्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रत्युत्तर की दृष्टि से। सरकार का वार्षिक राजस्व, दूसरा है कुल उपदान आय, तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अधिशेष और चौथा है निर्यात यानी कि ऋण आया। जवाब देखते हैं इसका और सही जवाब इसका है कुल उपदान आय। आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की तरफ। कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं। पहला प्रतिरक्षा, दूसरा सट्टा, तीसरा है अंतरपणन और चौथा है बंधक यानी कि रेहन। सही जवाब देखते हैं और सही जवाब मिल गया है प्रतिरक्षा। आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न आपके सामने है, बिक्री कर का भार निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? ऑप्शंस हैं। पहला उपभोक्ताओं पर, दूसरा है थोक व्यापारियों पर, तीसरा है खुदरा व्यापारियों पर और चौथा है उत्पादकों पर। सही जवाब देखते हैं इसका और सही जवाब है उपभोक्ताओं पर। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। बुक बिल्डिंग क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी कंपनी के आय व्यय खाते तैयार करना, दूसरा है किसी कंपनी के लाभ और हानि विवरणों की परिचालन यानी कि मैनिपुलेशन करना, तीसरा है विशेषतः निविदाओं के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि ऑफर के लिए आवेदन आमंत्रित करना और चौथा है प्रकाशकों की गतिविधि। जवाब देख लेते हैं इसका और सही जवाब है विशेषतः निविदाओं के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि ऑफर के लिए आवेदन आमंत्रित करना। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का परिकलन करने की विधि को यह भी कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आय विधि, मूल्य वर्धित विधि, तीसरा है व्यय विधि और चौथा है निवल उत्पाद विधि। और सही जवाब देखते हैं निवल उत्पाद विधि। आगे बढ़ते हैं अपने 21वें प्रश्न की तरफ। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 115 करोड़, 85 करोड़, 200 करोड़ या फिर 210 करोड़। जवाब इसका देख लेते हैं फटाफट और इसका सही जवाब है 200 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। संघ यानी कि केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रत्युत्तर की दृष्टि से। ऑप्शंस आपके सामने हैं।
रेलवे, जलयान या वायुयान द्वारा ले जाए गए माल या यात्रियों पर सीमा कर। दूसरा है रेल किराए और भाड़े पर कर। तीसरा है माल प्रेषण पर कर। और चौथा है सेवा कर। सही जवाब देखते हैं इसका, और सही जवाब है सेवा कर। आगे बढ़ते हैं अपने 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्रायः ऑप्शन है गिरते हैं, बढ़ते हैं, वैसे ही रहते हैं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, और सही जवाब है वैसे ही रहते हैं, मतलब कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 24वें प्रश्न की तरफ। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हों, भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह हो, तीसरा है आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो, और चौथा है विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो। अच्छा प्रश्न है, जवाब देख लेते हैं फटाफट। और सही जवाब है भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह हो। आगे बढ़ते हैं अपने 25वें प्रश्न की तरफ। 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है? बहुत ही अच्छा छोटा प्रश्न है। ऑप्शन हैं भारत सरकार का, भारतीय रिजर्व बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का, या फिर उपयुक्त सभी का। सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक का। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती हैं। यह परिसंपत्तियां किसकी निर्धारित मात्रा या राशि से कम नहीं होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने हैं, और विदेशी प्रतिभूतियां, दूसरा है सोना, सरकारी प्रतिभूतियां, या फिर सोना, विदेशी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रतिभूतियां। फटाफट जवाब देख लेते हैं इसका, और सही जवाब मिल गया है सोना और विदेशी प्रतिभूतियां। आगे बढ़ते हैं अपने 27वें प्रश्न की तरफ। मर्चेंट बैंक ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मुख्य प्रयोजन वित्त उपलब्ध कराना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, घरेलू थोक व्यापार के लिए, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, घरेलू खुदरा व्यापार के लिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों के लिए। सही जवाब देखते हैं इसका, और सही जवाब है 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने 28वें प्रश्न की तरफ। बैंक दर वह दर है जिस पर, ऑप्शन आपके सामने, कोई बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है, भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण बैंकों को ऋण देता है, देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, या फिर ग्रामीण बैंक सहकारी समितियों को ऋण देता है। अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब देख लेते हैं, और सही जवाब है देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने 29वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उस तिथि में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, बचत बढ़ जाती है, उधार देना कम हो जाता है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, या फिर पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है। सही जवाब देख लेते हैं फटाफट, और सही जवाब है उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। अगला प्रश्न 30वां। निम्नलिखित में से भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा शीर्ष कौन सा है? ऑप्शंस, ब्याज का भुगतान, इमदाद यानी कि सब्सिडी, रक्षा, या फिर वेतन और मजदूरी। सही जवाब देखते हैं ब्याज का भुगतान। आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। खुला बाजार कार्रवाई का आशय है, ध्यान से देखिएगा इसके ऑप्शंस को, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, अनुसूचित बैंकों द्वारा गैर अनुसूचित बैंकों को ऋण देना, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, और चौथा है दोस्तों केंद्रीय सरकार द्वारा बंध पत्रों और प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। सही जवाब देखते हैं इसका, सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। अच्छा प्रश्न, आगे बढ़ते हैं अपने 32वें प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हैं, हिंदुस्तान इस्पात निगम भिलाई, दूसरा है भारतीय राज्य व्यापार निगम, तीसरा है भारतीय खाद्य निगम, और चौथा है दामोदर घाटी निगम। सही जवाब दामोदर घाटी निगम। चलिए आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें किए गए निवेश को आधारित संरचना में निवेश माना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, विद्युत परियोजना को, रेलवे परियोजना, दूरसंचार, या फिर ऑटोमोबाइल उद्योग। सही जवाब देखते हैं इसका, ऑटोमोबाइल उद्योग को नहीं माना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने 34वें प्रश्न की तरफ। पूर्ण रोजगार पर आय निर्धारण के किस सिद्धांत के अनुसार समग्र मांग में गिरावट का परिणाम होता है? ऑप्शन इसके ध्यान से देखिएगा, उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में गिरावट, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में गिरावट,
तीसरा है वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवेश में वृद्धि, और चौथा है उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में वृद्धि। का सही जवाब देख लेते हैं, और सही जवाब है पहला, उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में गिरावट। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न, किसी निगम के लेनदार होते हैं बॉन्ड होल्डर, बंद पत्र धारक, दूसरा है स्टॉक धारक, तीसरा है दोनों बॉन्ड और स्टॉक धारक, या फिर अधिमान्य स्टॉक के धारक। सही जवाब है इसका दोनों बॉन्ड और स्टॉक धारक। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब बेरोजगारी घटती है, दाम बढ़ते हैं, माल का संचय होता है, या फिर बेरोजगारी पैदा होती है। सही जवाब देख लेते हैं, माल का संचय होता है। आगे बढ़ते हैं अपने 37वें प्रश्न की तरफ। माना जाता है कि उस देश के पास पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता है यदि भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए उसके पास काफी, ऑप्शन है इसके, स्वयं की धनराशि हो, कर राजस्व हो, प्राकृतिक संसाधन हो, या फिर स्वर्ण या परिवर्तनीय मुद्रा हो। सही जवाब है इसका स्वर्ण और या परिवर्तनीय मुद्रा हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अपने 38वें प्रश्न की तरफ। संतुलन कीमत का अर्थ है, ध्यान से इसका ऑप्शन देखिएगा, मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत, दूसरा है लागत और लाभ द्वारा निर्धारित कीमत, तीसरा है उत्पादन की लागत द्वारा निर्धारित कीमत, और चौथा है लाभ को अधिकतम करने की के लिए निर्धारित कीमत। सही जवाब इसका देख लेते हैं, वह है पहला, मांग और द्वारा निर्धारित कीमत। आगे बढ़ते हैं अपने 39वें प्रश्न की तरफ। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता, ऑप्शंस हैं, न्यूनतम होती है, बढ़ती है, अधिकतम होती है, या फिर घटती है। सही जवाब है इसका अधिकतम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा वसूले और उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं, निजी आयकर, दूसरा है निगम कर, तीसरा है भू राजस्व, और चौथा है सीमा शुल्क। सही जवाब है भू राजस्व। आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? ऑप्शंस हैं, केंद्रीय सरकार, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक, या फिर योजना आयोग। सही जवाब है इसका भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं अपने 42वें प्रश्न की तरफ। अपने निक्षेपों की कुल देयता के प्रति बैंक की रोकड़ धारिता यानी कि कैश होल्डिंग के अनुपात को क्या कहते हैं? परिवर्ती रिजर्व अनुपात, नकदी रिजर्व अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, या फिर न्यूनतम रिजर्व अनुपात। और सही जवाब है नकदी रिजर्व अनुपात। आगे बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। निवेश किसके बराबर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। सभी प्रकार के वस्तुपूरक पूंजी परिसंपत्तियों का सफल योग, दूसरा है सभी पूंजी परिसंपत्तियों में से टूट फूट घटाने के बाद उनका सफल योग, तीसरा है संयंत्रों, यंत्रों और उपस्कर का स्टॉक, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं। इसका आंसर है, उत्तर सही है इसका, सभी प्रकार की वस्तुपूरक पूंजी परिसंपत्तियों का सफल योग। आगे बढ़ते हैं अपने 44वें प्रश्न की तरफ। किसी व्यापार में कच्ची सामग्री, घटकों, चालू काम और तैयार माल को संयुक्त रूप से माना जाता है पूंजी स्टॉक, दूसरा है माल सूची यानी कि इन्वेंट्री, तीसरा है निवेश, या फिर निवल संपत्ति यानी कि नेटवर्थ। सही जवाब है इसका माल सूची यानी कि इन्वेंट्री। आगे बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी और निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? ध्यान से देखिएगा इसके ऑप्शंस को। टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय, दूसरा है प्रत्यक्ष करों से आय, तीसरा है अप्रत्यक्ष करों से आय, या फिर चौथा है पूंजी मूल्यह्रास। और सही जवाब देखते हैं इसका पूंजी मूल्यह्रास। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व बैंक ने अपना बैंक कार्यालय स्थापित करने के लिए भारत का कौन सा नगर चुना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, या फिर बेंगलोर। सही जवाब इसका चेन्नई। आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। रुपए की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है? पाउंड, डॉलर, यूरो, या सऊदी रियाल। सही जवाब है पाउंड। आगे बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की कार्रवाई किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, स्टॉक्स का क्रय विक्रय,
दूसरा है विदेशी मुद्रा की नीलामी, तीसरा है प्रतिभूतियों में व्यापार, चौथा है स्वर्ण का क्रय विक्रय। सही जवाब है इसका प्रतिभूतियों में व्यापार। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? CRISIL, दूसरा है CARE, तीसरा है ICRA या फिर IFCI। सही जवाब देख लेते हैं इसका, वह है CARE। और दोस्तों हम आ गए हैं आखिरी प्रश्न पर, चलिए फटाफट देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। उद्यमियों द्वारा अंतरण भुगतान, दूसरा है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, तीसरा है राष्ट्रीय आय और चौथा है परिवारों द्वारा ब्याज भुगतान। और इसका सही जवाब है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। धन्यवाद दोस्तों। अंत में फिर से बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है जीके बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हिम्मत बढ़ी रहती है और मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और नए नए वीडियोज़ आपके सामने इसी तरह से आता रहूँगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग विषयों के ऊपर जीके क्विज़ बनाने के लिए। मेरी पूरी कोशिश है सभी लोगों की जो भी मांग है मैं उसे पूरी कर पाऊँ। अंत में फिर से इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।